So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. आज के सेशन में गाइस हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में. आर्टिकल नंबर 350 to 360 in the Constitution of India talks about the emergency provisions. Now you all know तीन टाइप की इमरजेंसी होती है हमारे देश में: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल्स एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. So first we will discuss about all these three types of emergencies, and then I will tell you the complete story behind the 1975 national emergency that was imposed by the then Prime Minister Indira Gandhi. ठीक है, जो पूरी स्टोरी है 1975 के पीछे आप सबने सुना ही होगा कि 1975 का जो इमरजेंसी था वो काफी कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी इंपोज किया गया था देश के ऊपर. उसके पीछे कई सवाल खड़े हुए थे उसके ऊपर. तो वो सवाल क्यों थे और किस लिए खड़े हुए थे वो सारी चीजें हम समझेंगे एक पूरी स्टोरी के फॉर्म में. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है. ओके, so let's begin with the session guys, and first of all you all know there are three types of emergency in the mentioned in the constitution. National emergency mentioned under article number 352, president's rule mentioned under article number 356, and financial emergency mentioned under article number 360. And article number 352 to 360 deals with the provision of emergency in part 17 in part 17 of the constitution. 17th पार्ट में ये सारा का सारा जो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड जितना भी प्रोविजंस है वो मेंशन है. ठीक है, अभी तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, प्रेसिडेंट्स रूल तो बहुत बार लगाया जा चुका है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन द कंट्री टिल नाउ. ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की. So first of all, national emergency, what are the grounds of declaration? नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, अभी तक भी लगाई जो गई है वो क्यों लगाई गई है. सो देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नंबर वन इज द एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर. बाहर से कोई देश हम पे हमला करता है, लाइक पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चाइना ने हमला कर दिया, या कभी बांग्लादेश की हिम्मत बढ़ गई वो हमला कर दे, या अभी कुछ टाइम पहले नेपाल की हिम्मत बढ़ गई थी, अगर वो हमला कर दे. सो these are the external aggressions or these are the war like situations. In this situation, in this condition, national emergency can be imposed. ठीक है, और दूसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन. आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या है कि जो हमारी खुद की आर्मी है, खुद की जो पुलिस है, या खुद के जो हमारे सिटीजन्स हैं, बेसिकली एक सिविल वॉर हो जाए अगर हमारे देश में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्ड रिबेल. ठीक है, इससे पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह एक टर्म थी इंटरनल डिस्टर्बेंस. इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसी टर्म का फायदा उठाया गया था गलत 1975 में. इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड वाज replaced by armed rebellion by 44th amendment act of 1978. so you must have heard of 44th amendment act. मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है 44th amendment act के बारे में. so बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो कि 42nd amendment act 1976 से ऐड हुए थे और कुछ 38 से भी ऐड हुए थे, उन सबको स्ट्रक डाउन कर दिया था 44th amendment. ठीक है, एंड मैं बहुत सारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टाइम ऑपोजिशन के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, तो सिर्फ वो उन्हीं प्रोविजंस को वापस ले पाए थे जिन पे इंदिरा गांधी की मंजूरी थी या कांग्रेस पार्टी की मंजूरी थी. ठीक है, खैर वो अलग टॉपिक है. नाउ तो दो ग्राउंड्स हो गए, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर. ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर. और जब इमरजेंसी, व्हेन इमरजेंसी इज इंपोज्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, then that is known as what, external emergency. But if the emergency is imposed on the grounds of armed rebellion, then that is known as what, internal emergency. ठीक है, and do remember this armed rebellion was not in the original constitution, it was added and it replaced the term internal disturbance by 44th amendment act of 1978. So these are the two grounds on the basis of which the national emergency can be imposed in the nation. ठीक है, now moving ahead to the proclamation of emergency, how the emergency can be proclaimed, किस तरीके से emergency को proclaim किया जा सकता है. So proclamation of emergency can be done by the president of India. It can be done by the president of India only on the written recommendation of the cabinet. कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से काम नहीं चलने वाला. एंड दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, बिकॉज इससे पहले जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, दैट वाज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर.
वहां पे कैबिनेट का कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट के पास, फखरुद्दीन अली अहमद के पास नहीं था, ठीक है। सो द इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड by the president only on the advice of the cabinet and that advice should be in the written form only, ठीक है। and please do remember सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस काम नहीं आ सकती, alright। now judicial review, can the proclamation of emergency is under judicial review, क्या हम proclamation of emergency को इस grounds पे जाके रिव्यू करवा सकते हैं कि इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई? yes, डेफिनेटली लगाया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, वंस अगेन बहुत बार इसका नाम आएगा आज के इस क्लास में। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इस प्रोविजन को बोल दिया था, ऐड कर दिया था कि दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर हुआ है, इमरजेंसी अगर लगाया गया है, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड प्रोक्लेमेशन उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द मिनर्वा मिल्स केस, एक मिनर्वा मिल्स केस था, मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं पहले भी, सो आई विल नॉट रिपीट दैट। एंड द पीपल हु आर वाचिंग द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जाके पीछे की वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द मिनर्वा मिल्स केस, सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई है, गलत इंटेंशंस के साथ लगाई गई है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। दिस वाज इन मिनर्वा मिल्स केस ओपाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स मूव अहेड टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नाउ क्या इमरजेंसी इंपोज होने से पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए या इमरजेंसी इंपोज होने के बाद भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल किया जा सकता है? सो यस, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैन बी डन आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, बाद भी किया जा सकता है, बट within 1 month from the date of its issue, so it must be approved by both the houses of the parliament, ठीक है, not only lok sabha और राज्य सभा, it must be approved by both the house of the parliament, lok sabha and rajya sabha within 1 month from the date of its issue। अगर 1 नवंबर 2021 को इमरजेंसी लगती है तो 1 दिसंबर 2021 से पहले पहले उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। एंड दिस ओरिजिनली वाज 2 months, but this period was reduced to 1 month again by 44th Amendment Act of 1978, ठीक है। ओरिजिनली ये कितना था? 2 महीने था, जिसको कम करके कितना कर दिया? 1 महीना, अगेन बाय 44th Amendment Act, ठीक है। नाउ आफ्टर अप्रूवल अब क्या होगा? अब जैसे मान लो कि 1 नवंबर 2021 को इमरजेंसी लगा दी गई, तो वो कब तक के लिए लगाई गई है? सो आफ्टर अप्रूवल इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए चलती है। बट क्या मैक्सिमम पीरियड है 6 महीना? सो देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड फॉर नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री, दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मैक्सिमम पीरियड मेंशन नहीं है, बट यस आफ्टर एवरी 6 months द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट वंस अगेन, ठीक है। 6 महीने के बाद पार्लियामेंट को फिर से अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, बट यस आफ्टर एवरी 6 months पार्लियामेंट हैज टू गिव अप्रूवल टू द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एंड ये इंडेफिनिट पीरियड तक हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड फॉर अप्रूवल स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। सो यू मस्ट बी वंडरिंग अप्रूवल कैसे अप्रूवल होएगा? सिंपल मेजॉरिटी होगी या स्पेशल मेजॉरिटी होगी? सो बिफोर 44th amendment it could be imposed, it could be approved by simple majority, but after 44th amendment the special majority clause was added, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट में अप्रूवल है नेशनल इमरजेंसी का, that will be done by special majority only, ठीक है। and special majority here means majority of total membership of house, majority of total membership of house, ठीक है, plus 2/3 of the people present and voting, 2/3 of the members present and voting, 2/3 of the members present and voting, this is the meaning of special majority। and ये वही वाली है 368 के जैसी मेजॉरिटी है, बिल्कुल सेम, कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब टोटल अगर 545 मेंबर्स हैं तो उनका टोटल का मेजॉरिटी यानी 272 भी चाहिए, प्लस जितने लोग बैठे हैं उनका 2/3 भी चाहिए, ठीक है। So the imposition of national emergency can be approved by the parliament and for that approval special majority is required, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब।
रिवोकेशन, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिवोकेशन? अब लगा तो दी, हटाओगे कैसे? हटाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सो हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नीड ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। अब बाय द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट अपने आप तो कुछ करेगा नहीं, उनको ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से तो एडवाइस मिलनी चाहिए। सो लोकसभा में एक नॉर्मल सा रेजोल्यूशन पास हो जाता है विद द सिंपल मेजॉरिटी, वहीं से वो रेवोकेशन हो जाता है एंड देयर इज नो नीड ऑफ पासिंग ऑफ दिस रेजोल्यूशन इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पे रेवोकेशन के लिए राज्यसभा में नहीं जाना, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, ओनली द सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास करा दो एंड प्रेसिडेंट से साइन करा लो, तो वो इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। बट व्हाट इफ द लोकसभा इज नॉट इन द सेशन? तो इन दैट केस if 1/10 of the total numbers of members of Lok Sabha file a written notice before speaker, तो इसके लिए एक स्पेशल सिटिंग होगा that should be held within 14 days for the purpose of revoking the emergency, and again with the simple majority, if the resolution is passed by the simple majority then the national emergency stands revoked, ठीक है। तो I hope this is clear. So याद रखना, this does not require parliamentary approval. A resolution can be passed by Lok Sabha विद सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करा देंगे, रिवोक हो जाएगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग रेवोकेशन। नाउ अब सबसे पहले हमने ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन पढ़ा कि किन बेसिस पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, फिर हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरत है कि नहीं है, फिर हमने पढ़ा कि रेवोकेशन कैसे होगा। अब मान लो कि अप्रूव हो गया, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी? क्यों लोग इतना नेशनल इमरजेंसी से डरते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्यों ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनका इमरजेंसी के नाम सुनते ही उनको बुखार चढ़ जाता है? व्हाट इज द रीजन? सो रीजन सबसे पहले हम समझेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सी व्हेनेवर द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, व्हेनेवर इन द कंट्री नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, देन व्हाट हैपेंस इज दैट जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी फॉर्म। मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंटर बिकम्स पावरफुल, जो पूरी की पूरी पावर होती है वो किसके पास आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ठीक है। और यही रीजन है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उनको डर लगता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, तो अगर मान लो कि अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और कोई स्टेट ले लेते हैं, लेट्स से पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो अगर इमरजेंसी लग गई तो पूरी की पूरी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट चला रही है उनको तो ऑफ कोर्स डर लगेगा ही। और यहाँ पे पूरी पावर का मतलब क्या है कि फ्रॉम नाउ ऑन, जब इमरजेंसी लग गई उसके बाद से पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉज इन एनी लिस्ट, चाहे वो कोई भी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट हो, यूनियन में तो बना ही सकते हैं, और चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, इन तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है दैट दे कैन मेक लॉज नाउ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो डर का कारण है वो ये है, ठीक है, कि द पार्लियामेंट इज नाउ एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन एनी लिस्ट, तीनों में से किसी भी लिस्ट में, ठीक है। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी स्टेट के ग्रांट को कम कर सकती है, फाइनेंस कमीशन ने जितना बोला है देने के लिए उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो पैसा जाना है वो कम किया जा सकता है, वहां के जो फंड के जो टैक्सेस का डिवोल्यूशन होता है उसको कम किया जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन अंडर नेशनल इमरजेंसी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे ये फर्क पड़ता है आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वन थिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा? अब इमरजेंसी, मान लो कि लोकसभा में इमरजेंसी लग गई, मतलब हमारे देश में इमरजेंसी लग गई, तो क्या इलेक्शंस होंगे इमरजेंसी में? तो उसके पीछे ये है, लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म फॉर 1 year एट अ टाइम, एक साल में एक बार। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज डिसकंटिन्यूड। एंड 1975 में, in the year 1975 the Lok Sabha was extended for 2 times, 1 year each, एक साल के लिए 2 बार उनको एक्सटेंड किया गया था। एंड दैट्स व्हाई जो वो लोकसभा का सेशन था वो चला था 1971 से 1977 तक, एंड देन इन 1977 द फ्रेश इलेक्शंस वर कंडक्टेड,
ठीक है, ये सारे फैक्ट्स भी याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्रेरी इंडिया थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So life of Lok Sabha can be extended beyond its normal term for 1 year at a time, but it cannot continue for a period of 6 months after the emergency has discontinued. ठीक है, अगर इमरजेंसी खत्म हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। Now, what are the effects on fundamental rights? Very, very important. So many times the questions have been asked from this topic. What are the effects on fundamental rights after the national emergency is imposed? क्या क्या इफेक्ट होते हैं? So there are two articles dealing with this. Article number 358 and article number 359. So article number 358 deals with the fundamental rights under article number 19. Under article number 19. So what is the article number 19? Article number 19 is freedom of right to freedom basically, and there are 6 rights of freedom. Right to freedom हमने पढ़े थे, 6 clauses हैं, 19(1) A B C D E F, ठीक है। तो all the rights under article number 19 जितने भी होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। All the rights mentioned under article number 19 are suspended if the national emergency is imposed in the country. And one thing you should remember here, that this basically occurs automatically. There is no need of a separate presidential order or any parliamentary approval or any ordinance. If the national emergency is imposed, then all the rights under article number 19 will be suspended. ठीक है, वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब अब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, आप कहीं पे भी खड़ा होकर अगर कुछ भी बोलोगे तो आप उठा के बंद कर दिया जाएगा, अगर सरकार को गलत लगेगा तो, ठीक है। नाउ अब दो बातें यहां पे याद रखने वाली। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट द आर्म्ड रिबेलियन। दिस वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। दिस वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। नाउ यहां पे एक बात याद रखनी है आपको, आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है, इफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द imposition of national emergency, during the period of national emergency, if government make any law, अगर कोई लॉ बनाती है विच वायलेट्स योर राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, लेट्स से कि कोई एक लॉ बना, लॉ ए, कोई एक्ट पास हुआ, एक्ट ए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो इफ द नेशनल इमरजेंसी इज देयर, देन योर राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19 आर सस्पेंडेड, एंड लेट्स से दैट दिस एक्ट वायलेट्स योर राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, वायलेट करता है आपके राइट्स को जो कि आर्टिकल नंबर 19 में है, ठीक है। So you cannot go to the Supreme Court under Article 32 for enforcement of Article number 19, ठीक है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके अंडर आर्टिकल 226 आप ये नहीं कहोगे कि देखो जी हमारे तो इन्होंने जो राइट टू फ्रीडम है वो छीन लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब इस पॉइंट पे आओ, द लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। मतलब अगर ये लॉ, अगर ये एक्ट इमरजेंसी से रिलेटेड है तो उस टाइम तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और बाद में भी नहीं कर सकते आफ्टर दी इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। लेकिन अगर ये इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है तो अगेन आप उस टाइम तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जब आपकी इमरजेंसी खत्म होगी तो आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। द लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट under article 32 and in high court under article number 226, ठीक है। So this is article number 358. I hope this is clear. Let me repeat this. Under article number 19 जितने भी rights होते हैं वो suspend हो जाते हैं automatically. There is no need of presidential order. और suspend होने का मतलब क्या है? That you cannot go to Supreme Court or High Court for constitutional remedies अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा आर्टिकल है 359। नाउ दिस आर्टिकल डील्स विद दी अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, 19 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स के साथ ही डील करता है। नाउ यहां पे एक बात याद रखना, दैट ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड विच आर मेंशन्ड इन दी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। फॉर आर्टिकल नंबर 359, फॉर सस्पेंशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 359, a presidential order is required. First of all, this is the difference between article number 358 and 359. सबसे पहली बात क्या है कि to suspend any fundamental rights,
any fundamental right under article number 359 you need a presidential order, ठीक है, and only those fundamental rights will remain suspended which have mention in this presidential order, जिसका mention sorry इस presidential order में होगा. Alright, so this article authorizes the president to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights. मतलब वही है, suspend होने का मतलब मैंने जो बोला इसका मतलब यही है. As such right suspend नहीं होते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं बट यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट, तो वो सस्पेंडेड ही माने जाएंगे. यार अब मेरे पास राइट्स हैं बट उसकी एनफोर्समेंट नहीं है तो वो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है ना. सरकार जो मर्जी करे, मैं सरकार के सामने सरकार के खिलाफ सवाल नहीं उठा सकता अगर, तो वो राइट्स होना या ना होना एक ही बात है, ठीक है. एंड एनफोर्समेंट ऑफ ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड व्हिच आर मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये मैंने आपको बता दिया. एंड 2 points which you should remember here, that president cannot suspend the right to move the court for enforcement of article 20 and article 21. 21 is the right to life, and 20, no person shall be convicted of offense, no person shall be convicted of offense if he or she has done anything against the law which is in force at the time of the commission of the act. ठीक है, मान लो कि मैंने आज कोई एक्ट किया है और आज कोई लॉ है, अगर उस एक्ट के खिलाफ तो ही मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है. आर्टिकल 20 ऑल्सो सेज दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है. एंड आर्टिकल 20 ऑल्सो सेज दैट नो पर्सन शैल बी उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं की जाएगी टू बिकम एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है. अपने खिलाफ ही वो सबूत नहीं बन सकते, अपने खिलाफ ही वो गवाह नहीं बन सकते, ठीक है. सो आर्टिकल नंबर 20 और 21 कैन नॉट बी suspended. Basically, in the right words, the enforcement of article 20 and 21 is not suspended. बाकी सारे fundamental rights की enforcement को suspend किया जा सकता है. And please remember, only those fundamental rights will remain suspended which have mentioned in this presidential order, which has to be issued under article number 359. ठीक है, तो I hope guys this is clear. Now let's talk about the president's rule. President's rule की बात कर लेते हैं. तो president's rule क्या होता है? I hope national emergency clear है. national emergency में अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हो कमेंट्स में. प्रेसिडेंट्स रूल की बात कर लो. तो पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगता है, स्टेट्स में लगता है. एंड नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको एक बात नहीं बताई, दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन द ईयर 1962 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ because of Chinese aggression in NIFA, Northeastern Frontier Agency, which is Arunachal Pradesh of today. ठीक है, सबसे पहली बार 1962 में लगी थी, डू रिमेंबर दिस. उसके बाद 71 में लगी, फिर 75 में लगी. ठीक है, 71 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर था उसकी वजह से लगी थी, एंड 75 में इंटरनल इमरजेंसी जो हम सब जानते हैं. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव अहेड टू प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट्स रूल कहां पे लगता है, स्टेट में लगता है, स्टेट्स में. ठीक है, एंड क्यों लगता है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बाय द वे. सी, प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये है दैट इफ इन अ स्टेट प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड, then all the powers, then first of all the council of minister of that state is now dissolved. जो वहां का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो खत्म, जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास कोई पावर नहीं है. all the powers are now with the governor of that state, and you all know governor is the representative of central government in state. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. ठीक है. now what are the grounds of imposition? article number 356 says that the president can proclaim his rule in a state where he is satisfied that the government of state is not functioning in accordance with the constitution. So if there is anything unconstitutional going on in a state, then in that state president rule can be imposed. ठीक है. दूसरा आर्टिकल नंबर 365, this is outside part 17, but this is also a ground of imposition of president's rule. The president can proclaim his rule in a state where he is satisfied that the government of state fails to comply with any direction given by the center. अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया और स्टेट ने उसको फॉलो नहीं किया, and that direction
इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, देन अगेन ये माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है उस गवर्नमेंट में, उस स्टेट में, एंड देन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन दैट स्टेट, ठीक है। तो आई होप these two grounds of imposition are clear, and these are two different articles, article number 356 and article number 365, ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है। आगे चलते, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? ऑफ कोर्स चाहिए होगा। सो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद सिंपल मेजॉरिटी। सो यू कैन फील द डिफरेंस नाउ। फॉर imposition of national emergency, special majority is required. For president rule, there is no requirement of special majority. Only simple majority will work in that case. And this must be approved within 2 months from the date of its issue. 2 महीने का टाइम है, वहां पे कितना था? 1 महीने का टाइम है, ठीक है। After approval, the president rule continues for 6 months. Again, same जैसा national emergency में था वैसे ही है. But it can be extended for a maximum period of 3 years. ठीक है, इसको maximum period of 3 years तक के लिए extend किया जा सकता है with every 6 months approval of parliament. हर 6 महीने में अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। And it can be revoked any time by the president, and it does not require parliamentary approval. Again, in Lok Sabha, you can pass a simple resolution by simple majority, and the president rule will stand revoked. ठीक है, there is no need of parliamentary approval in case of president rule also, like same in the case of national emergency जैसा हमने पढ़ा। नाउ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एसआर बोमई केस में बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है इस बात में, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल का जो मिस यूज है ना, बहुत ज्यादा हुआ है हमारे देश में। सबसे पहली बार लगा था 1951 में। सबसे पहली बार कब लगा था? 1951 में पंजाब में। तो तब से लेके आज तक लगभग हर स्टेट में लगा है प्रेसिडेंट रूल, लगभग हर स्टेट में। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पार्टी की सरकार है और स्टेट में किसी और की है, और दोनों के बीच में जरा सा भी टसल अगर हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के क्या करती है? प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, ठीक है। कई बार हुआ है ऐसा, सरकारों ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कई बार किया, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 356, तो अंबेडकर ने बोला था कि दैट इट विल ऑलवेज बी अ डेड लेटर, ये हमेशा डेड लेटर रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ये डेथ वेपन हो गया, ठीक है जी। ये वेपन हो गया सरकारों को खत्म करने का, ठीक है। तो खैर वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, आगे चलते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? अब प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी स्टेट में, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि उस स्टेट का जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसमिस्ड, नंबर 1। नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड नंबर 3, जब असेंबली डिसॉल्व है, अब असेंबली डिसॉल्व है तो क्या होगा? तो वहां पे कानून भी तो बनने हैं, तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट भी बना सकता है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस भी चल सकता है, ठीक है। सो इन दैट केस द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट पावर्स टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है पावर्स प्रेसिडेंट को कि ठीक है जी, आप ही कोई ऑर्डिनेंस निकाल के स्टेट सब्जेक्ट में कानून बना दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर जरूरत है तो। द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। वैसे वो किसका काम होता है? गवर्नर का काम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट भी कर सकता है। देन द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट इफ द पार्लियामेंट इज गवर्नेंस ऑफ स्टेट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, ठीक है। तो बेसिकली सारी पावर किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास आ गई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल में भी यही होता है, नेशनल इमरजेंसी में भी यही होता है। नेशनल इमरजेंसी में एक चीज याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जितने भी बने हुए होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स जितने भी बने हुए होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो वहीं बने रहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि किसी स्टेट सब्जेक्ट में कोई कानून है, देयर इज अ लेट्स से देयर इज अ सब्जेक्ट एक्स इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है एक्स, एंड इन ऑन दिस सब्जेक्ट पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सो द लॉ दैट वाज मेड बाय पार्लियामेंट वुड प्रिवेल, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। नाउ मूविंग अहेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज द लास्ट, एंड प्रेसिडेंट रूल आई थिंक मैंने बता दिया सबसे पहली बार कहाँ लगा था? 1951 पंजाब, और उसके बाद तो झड़ी लगा दी इन लोगों ने भाई प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है। डेड लेटर को डेथ वेपन बना दिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आ जाओ, नेवर इम्पोज्ड, अभी तक कभी भी हमारे देश में
फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं हुई है। 1991 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं बोला था, ठीक है, दैट वाज नॉट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। So article number 360 says the president can impose financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which financial stability of the country is threatened, कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो देश की है वो खतरे में है। और पिछले वाले प्रेसिडेंट रूल में भी हमने एक चीज यहां पे पढ़ी कि यस दैट वेयर ही इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये दिस इज नॉट द सोल सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये सेटिस्फैक्शन होना काफी है? इस सेटिस्फैक्शन के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। कैन नो क्वेश्चन बी रेज्ड ओवर दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? Yes, it can be raised. It can be challenged. It can be challenged on the ground of malified intentions of the parliament or of the president to impose this president's rule. ठीक है, ये चैलेंज किया जा सकता है। Now, वापस आ जाओ फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। So the satisfaction of president is not beyond the scope of judicial review. Do remember this. चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, कोई भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, कानून के सामने सब एक जैसे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट आर दी पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल के? सो अगेन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ इट्स इशू विद सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरा, आफ्टर अप्रूवल देन फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड डिफाइंड अगेन एज इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, देयर इज नो बट एटलीस्ट वहां पे 6 महीने तो यहाँ पे वहां पे डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे कोई पीरियड डिफाइन नहीं है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ भी नहीं। एंड इसको कंटिन्यू कराने के लिए कोई रिपीटेड अप्रूवल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है या कोई बीच की पार्शियल लिमिट भी नहीं है कि इतने महीने तक रहेगा फिर आगे बढ़ा सकते हो, एज इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अगेन लोकसभा में एक नॉर्मल सा रेजोल्यूशन पास हो जाएगा विद सिंपल मेजॉरिटी, there is no requirement of parliamentary approval, all right. Now what are the effects of financial emergency? Financial emergency में क्या होता है? executive authority of the union over the financial matters of the state is extended. जो यूनियन की अथॉरिटी है ओवर दी फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ स्टेट वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ दी पीपल वर्किंग इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर रिड्यूस्ड। उनकी जो सैलरी है, उनकी जो अलाउंसेस है वो कम हो जाते हैं। देन रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर मान लो स्टेट ए है, लेट्स से तेलंगाना है, तेलंगाना में कोई मनी बिल पास हुआ, कोई मनी बिल पास हुआ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, देन दैट मनी बिल हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कहां पे आएगा? प्रेसिडेंट के पास जरूर आएगा, ऑलराइट। एंड डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सेकंड वाले से ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजन है। सो दीज आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज दिस वाज रिगार्डिंग द types of emergencies in the country. I hope सारी चीजें क्लियर हैं। What are the grounds of imposition? What are the ways of parliamentary approval? What are the ways of revocation? And what are the effects? ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है about all the 3 emergencies. Now let's talk about the 1975 emergency कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। देखो वैसे बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर फैक्ट्स हैं, बट ऑफ कोर्स दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको, अगर आपको आज 5% इंटरेस्ट इंडियन पॉलिटी में, तो डेफिनेटली आफ्टर हियरिंग दिस ये 10% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कितनी सारी चीज हमारे देश में चलती रहती है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है 1975 इमरजेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1975 इमरजेंसी जाने से पहले शुरुआत हम करेंगे 1971 से। विल स्टार्ट विद 1971 व्हेन द जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड। देश में जनरल इलेक्शंस हुए। इंदिरा गांधी वन फ्रॉम रायबरेली, रायबरेली से वो जीत गई। एंड अगेंस्ट हर देयर वाज अ पर्सन राज नारायण, ठीक है, एक राज नारायण
नाम के एक इंसान थे, वो खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट और वो हार गए। 1 लाख से भी ज्यादा वोट से वो हारे थे। ठीक है, तो जब वो हारे तो उन्होंने जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल किया, जिसको हम बोलते हैं राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, और इस केस में इन्होंने जाके ये बोला, ठीक है, इलेक्शन पिटीशन फाइल करी। बेसिकली आफ्टर द इलेक्शंस यू कैन, एनी कैंडिडेट कैन फाइल इलेक्शन पिटीशन अगेंस्ट द विनर कैंडिडेट और एनी कैंडिडेट साइटिंग द ग्राउंड्स कि ये जो इनका इलेक्शन है ये गलत तरीकों से ये जीती हैं। ठीक है, या जीती हैं या जीते हैं, जो भी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करी। एन इलेक्शन पिटीशन वाज फाइल्ड बाय राजनारायण इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है जी, कहां पे फाइल हुआ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुआ। जो जज थे इस टाइम जिनके पास ये केस गया, ही वाज जगमोहन लाल सिंह। ठीक है जी, कौन थे, जगमोहन लाल सिंह जज थे। अगर नाम याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज नो इश्यू, आपको तो स्टोरी समझनी है बस। जगमोहन लाल सिंह जज के पास, जस्टिस के पास ये केस गया। ठीक है, और इनके ऊपर आरोप क्या थे, व्हाट वर द एलिगेशंस। सो देयर वर इन टोटल 14 एलिगेशंस दैट वर पुट ऑन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। 14 एलिगेशन लगाए गए थे। अंडर विच एक्ट, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, 2 सेक्शंस होते हैं, 107 और 8। सेक्शंस में मत जाओ, जस्ट रिमेंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर 14 एलिगेशंस वर पुट अगेंस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दैट टाइम। ठीक है जी, और इनसे ये बोला गया कि ये 14 एलिगेशंस की वजह से इनका जो इलेक्शंस है, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है जी जनाब, तो इनका इलेक्शन ही गलत है, वॉइड करार दे देना चाहिए और इनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की उसको खारिज कर देना चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेंट ने बोला। एन एप्लीकेंट, हु वाज द एप्लीकेंट, राजनारायण। एंड डू रिमेंबर द केस, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कहां पे हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जगमोहन लाल सिंह जस्टिस थे। इसको मैं यहां रोकता हूं अभी। ठीक है, इसकी जजमेंट क्या आई उसके बाद हम बात करेंगे। इसको हम यहाँ पे रोक के आगे चलते हैं। अब 1973 पे आ जाओ, 1973-74। ठीक है, 1973 के शुरुआत में 3 बातें हो गई। पहली बात हो गई गुजरात में, दूसरी बात हो गई बिहार में, और तीसरी बात हो गई रेलवे स्ट्राइक्स। रेलवे स्ट्राइक्स हुए थे 1974 में, रेलवे स्ट्राइक्स हो गए। ठीक है, ये 3 बातें थी 1973 में जो शुरू हुई, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जिसकी वजह से हमारे देश में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ी और जो कि कारण बनी फिर किसका, इमरजेंसी का। तो ये प्रॉब्लम्स क्या थी, सी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल। ठीक है, देयर वाज अ चीफ मिनिस्टर दैट टाइम, चिमन भाई पटेल वाज द चीफ मिनिस्टर। तो चिमन भाई पटेल के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस थे कि ये बहुत करप्टेड आदमी है। ठीक है, एंड ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसके ऊपर भी काफी ज्यादा करप्शन के चार्जेस उस समय लग रहे थे। चार्जेस नहीं, करप्शन की एलिगेशंस लग रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल यू ऑल नो संजय गांधी। संजय गांधी वो सन ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, मारुति की फैक्ट्री खोली थी। आई होप यू ऑल नो दिस। तो उस समय हमारे देश में क्या था, फैक्ट्री वगैरह खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज देयर वर सो मेनी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए। ठीक है, तो सरकार ने टेंडर निकाला, ठीक है, टू सेटअप कि हम जो भारत सरकार है वो एक कार की फैक्ट्री सेटअप करवाना चाहती है। तो 18 कंपनीज ने टेंडर भरा, 18 में से केवल एक कंपनी को टेंडर मिला, एंड ऑफ कोर्स दिस कंपनी वाज ऑफ संजय गांधी। ये कंपनी किसकी थी, संजय गांधी की थी। तो यहाँ पे भी एक सवाल खड़ा हुआ कि भाई संजय गांधी आपके बेटे हैं और आप उन्हीं को कैसे टेंडर मिल गया। 50,000 गाड़ियों का बनाने का टेंडर मिला था 1 साल में। तो यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर भी काफी ज्यादा करप्शन के एलिगेशन लग रहे थे। तो गुजरात में सीएम थे चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल के ऊपर बहुत सारा करप्शन का एलिगेशन लगा, और इन द मीन टाइम हुआ ये कि हमारे देश की जितनी भी, ये एक्चुअली गुजरात यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, गुजरात यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की जो फीस थी, मेस की जो फीस थी, उसको बढ़ा दिया, सरकार ने बढ़ा दिया, फीस बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, स्टूडेंट आंदोलन, और यू कैन से स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि भाई ये जो आपकी फीस है ये आप कम करो, एजुकेशन का जो लेवल है इसको बढ़ाओ, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डिमांड थी। इसका फायदा उठाया
मोरारजी देसाई ने। ठीक है, मोरारजी देसाई नेहरू के टाइम से ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बट उनको कोई बना नहीं रहा था। 64 में नेहरू जी की डेथ हुई, लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, इंदिरा गांधी को बना दिया। बिकॉज जो सिंडिकेट था कामराज का, लिंगन जप्पा का, ये सभी लोग कंट्रोल बनाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू जी। तो जब 64 में नेहरू जी मरे तो सिंडिकेट ने, के कामराज जिनको किंग मेकर बोला जाता है, वो प्रेसिडेंट थे उस समय आईएनसी के, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को ये कह के प्राइम मिनिस्टर बना दिया कि ये तो वीक आदमी है, इसको हम कंट्रोल करके रखेंगे। बट ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि वो वीक नहीं थे। सिमिलरली इंदिरा गांधी को बनाया गया, एंड स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बताया था कि उनको गूंगी गुड़िया भी बोला जाता था। ठीक है, बट अगेन इंदिरा गांधी ने जब बोलना शुरू हुई वो, तो जितना भी सिंडिकेट था सबके कानों में छेद कर दिया था उन्होंने। ठीक है, खैर, तो ये स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ एंड इसका फायदा उठाया मोरारजी देसाई ने। ठीक है, मोरारजी देसाई जाके वहां पे धरने पे बैठ गए। ठीक है, मोरारजी देसाई जाके वहां पे धरने पे बैठ गए एंड द डिमांड वाज द रेजिग्नेशन ऑफ चीमन भाई पटेल। ठीक है, इनकी डिमांड ये थी आंदोलनकारियों की कि भाई हमें जो है अब चीमन भाई पटेल का रेजिग्नेशन चाहिए और जो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व करो आप, क्योंकि ये पूरी की पूरी करप्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इनफैक्ट इसमें यहां तक बात आ गई थी कि ये लोगों ने पकड़ पकड़ के वहां के जो एमएलए थे उनको रेजिग्नेशन लिखवा लिए थे। खैर वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, आई विल नॉट गो देयर। तो मोरारजी देसाई ने डिमांड रखी, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने डिमांड रखी कि वी वांट द रेजिग्नेशन ऑफ चिमन भाई पटेल द चीफ मिनिस्टर एंड वी आल्सो वांट दैट दिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच इज कंप्लीटली अ करप्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस शुड बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो इस समय इंदिरा गांधी ने इनकी बात सुनी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इनसे रेजिग्नेशन ले लेते हैं, बट लोकसभा अभी, ये जो विधानसभा है अभी भी बनी रहेगी। तो इनका रेजिग्नेशन हो गया चिमन भाई पटेल का। बट दी अल्टीमेट डिमांड वाज दी डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वांटेड अ फ्रेश इलेक्शन देयर, ताकि वहां पे कांग्रेस की सरकार हटके जो ऑपोजिशन की सरकार है वो आ जाए। ठीक है, तो अगेन बाद में इंदिरा गांधी को मानना ही पड़ा एंड यहाँ पे जो विधानसभा थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था उसको डिसॉल्व कर दिया गया। सो सी यू कैन सी द प्रेशर ऑन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना बड़ा प्रेशर था सेंट्रल गवर्नमेंट के कि यहाँ पे विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे कांग्रेस की मेजोरिटी में गवर्नमेंट थी, उसको भी उनको डिसॉल्व करना पड़ा। ऑलराइट, ये हो गई गुजरात की स्टोरी छोटी सी, इन सबको याद रखना, सब कुछ चल रहा था साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, अब आ जाओ बिहार पे। बिहार में एक दुर्घटना घटी 18 फरवरी को, 18 फरवरी को। अ कमिटी वाज फॉर्म्ड, अ समिति, यू कैन से अ कमिटी, समिति कुछ भी कहो, बिहार छात्र संघर्ष कमेटी, बिहार छात्र संघर्ष समिति वाज फॉर्म्ड, बिहार छात्र संघर्ष समिति वाज फॉर्म्ड, which in English can be translated to Bihar Student Struggle Committee. ठीक है, बिहार स्टूडेंट स्ट्रगल कमेटी was formed and the president was Lalu Prasad Yadav. You must have heard this name, Lalu Prasad Yadav, and there were other members of this बिहार छात्र संघर्ष समिति, जो बाद में चल के बहुत बड़े बड़े नेता बने, लाइक रामविलास पासवान थे। ठीक है, एंड सुशील मोदी द एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एंड शहाबुद्दीन, सिवान के जो वो माने जाते हैं गुंडे, ठीक है, शहाबुद्दीन। ठीक है, ऑलराइट, सो ये सभी लोगों ने मिलकर एक बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई, प्रेसिडेंट है लालू प्रसाद। द डिमांड्स वर द सेम that we want the resignation of Abdul Ghafoor, who was the chief minister that time. अब्दुल गफूर बेचारे मासूम आदमी थे, उनकी रेजिग्नेशन मांग रहे थे, ये कह गए कि भाई ये आदमी करप्ट है, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा वही कि भाई फीस आपने बढ़ा दी, कम करो, ये करो, ये सारा स्टूडेंट आंदोलन है, ये सारे उस समय छात्र नेता थे, स्टूडेंट लीडर्स थे ये उस समय। ठीक है, उस समय ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, शुरू हो रही थी इनकी राजनीति। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब इस चीज को सप्रेस करने के लिए अब इन्होंने 18 फरवरी को ये बना, और इन्होंने केंद्र सरकार, ये जो बाहर केंद्र सरकार थी और जो राज्य सरकार थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको वार्निंग दी कि 18 मार्च को हम विधानसभा को घेर लेंगे। वी विल हम जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है 18 मार्च को हम उसको घेर लेंगे। तो 18 मार्च को ये लोग गए, उसको घेरा, पर इनके ऊपर लाठी डंडा बरसा के सरकार ने इनको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब इनको ये लगने लगा कि भाई हम तो हैं छोटे मोटे नेता,
तो वी नीड अ वॉइस जो कि लोगों तक पहुंचे, ठीक है। इन सभी नेताओं को ये लगने लगा, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ फैक्ट बिकॉज दीज वर दी द बडिंग नेता एट दैट टाइम। ये उस समय के बडिंग पॉलिटिशियन थे, ये बस बढ़ ही रहे थे, तो इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। तो इन्होंने इनवाइट भेजा जयप्रकाश नारायण को। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण, पूरे गांधीवादी थे। जयप्रकाश नारायण को इन्होंने इनवाइट भेजा। जयप्रकाश नारायण खुद भी परेशान थे सरकार की नीतियों से, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां थी, जो देश के हालात थे, उससे खुद भी परेशान थे। तो जयप्रकाश नारायण ने बोला कि ठीक है, ओके, आई एम विद यू, बट देयर आर टू कंडीशंस। दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन कि ये जो आंदोलन है ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी लिमिटेड टू बिहार ओनली, ये इंडिया से बिहार से बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने छात्र समिति वालों ने बोला ठीक है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला कि ये मुद्दा, ये लड़ाई इज नॉट ओनली फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर, बिहार सीएम के रेजिग्नेशन के लिए बस ये नहीं होगा, इट इज फॉर द कंप्लीट रिफॉर्म्स इन द नेशन, ठीक है। पूरी का पूरा जो देश है वो मुझे साफ चाहिए, ठीक है। ये शर्तें थी, तो ठीक है, इस पे भी एग्री हो गए। तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1973 को एक रैली करी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ही सारे लोग आए, और इन्होंने लोगों से वादा किया कि मुझे 1 साल का टाइम दे दो, ठीक है, जैसे कि गांधी जी ने मांगा था, 1 साल का टाइम दे दो तो मैं आप सबको एक अच्छा देश, एक बढ़िया देश बना के दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1973 को मीटिंग हुई इंदिरा गांधी और जेपी की, इंदिरा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण की मीटिंग हुई, एंड इसमें इंदिरा गांधी ने जेपी से बोला कि साहब ये सब का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिखवाना है तो मैं लिखवा सकती हूँ, वहां पे विधानसभा भंग नहीं होगी और ये पूरे देश तक बात नहीं जानी चाहिए। तो जेपी ने बोला नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा, ये बात अब उठी है तो ये आगे तक जाएगी, पूरे देश तक जाएगी, ऑलराइट। तो ये जो मीटिंग थी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तीसरी बात जो मैंने लिखी थी 1973-4 में होने वाली, दैट वाज द रेलवे स्ट्राइक्स, दैट वाज द रेलवे स्ट्राइक। रेलवे स्ट्राइक हुई थी 8 से 27 में, फ्रॉम 8 मई टू 27 में 1974 रेलवे स्ट्राइक हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आपने अगर नहीं सुना है तो चलो आज सुन लो। जॉर्ज फर्नांडिस के लीडरशिप में this railway strike was conducted and he was the president of All India Railwaymen Federation that time. All India Railwaymen Federation के वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक थी ये क्यों थी, ठीक, पहली बात तो ये इसलिए थी बिकॉज जो लोकोमोटिव ड्राइवर थे, यानी कि जो इंजन के ड्राइवर थे, उनके साथ पहला ऐसा सिस्टम था कि अगर वो ट्रेन लेके चले हैं तो जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा तब तक उनका वर्किंग आवर चलता रहेगा, ठीक है, सैलरी भी उतनी मिलेगी एक दिन के हिसाब से। तो डिमांड यही थी कि 8 घंटे की इनकी भी एक दिन का काम होगा, एंड उसके बाद अगर वो काम करते हैं तो द एक्स्ट्रा पेमेंट शुड बी गिवन, ठीक है, ये डिमांड थी। एंड मोर देन 70% ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्राइक, 70% से ज्यादा। कोविड से पहले, ठीक है, कोविड में आप सबने देखा होगा भारतीय रेल बंद हो गई थी, इंडियन रेलवे स्टॉप, तो कोविड से पहले ऐसा कब हुआ था, इन द ईयर 1974, during this massive strike in which more than 70% of the employees of railways participated, ठीक है। बट इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, इसका कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं, ठीक है। तो बेसिकली रिसेंटमेंट आप देख सकते हो कि हर सेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो लोगों के दिमाग में भर रहे हैं कि ये सरकार करप्ट है, जेपी का आंदोलन अलग चल रहा है, मोरारजी देसाई का अलग चल रहा है, ठीक है, कुछ कम्युनिस्ट वाले थे वो अपना अलग चला रहे थे। तो ये चल रही है प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी के सामने, जो सरकार थी उस समय की वो आ रही थी, ठीक है। तो ये हुआ। इस बीच में एक अच्छी बात भी हुई, अब इंदिरा गांधी को भी इन सारे प्रेशर्स को रिलीज करना था, तो उसके लिए 1974 में एक अच्छी बात भी हुई थी, यू मस्ट रिमेंबर दिस। 18 मई को एक अच्छी बात भी हुई, जो 8 से 27 मई 8 to 20, ये डेट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दीज डेट। 8 से 27 मई को के बीच में रेलवे स्ट्राइक थी। 18 मई 1974 को पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इंदिरा गांधी के लिए पूरे देश में तालियां बजने लगी, और जो भी आंदोलन हो रहे थे देश में उसको सप्रेस करने की कोशिश करी इंदिरा गांधी ने, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड ये ऑफ कोर्स द ऑपरेशन वाज स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन था। स्माइलिंग बुद्धा इसलिए था क्योंकि 18 मई को 1974 में
बुद्ध जयंती थी, दैट्स व्हाई द नेम स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात भी हुई थी उस दौरान, बट इस अच्छी बात का कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज 1975 आते ही 6 मार्च का दिन था, एक बहुत ही विशाल रैली जेपी की, जयप्रकाश नारायण की एक बहुत ही विशाल रैली कंडक्ट हुई इन पटना, जिसको अटेंड किया 7.5 लाख लोगों ने। इमेजिन द नंबर, 7.5 लाख पीपल लिसनिंग टू यू। ठीक है, उसके बाद 6 अप्रैल को, ऑन 6 अप्रैल, ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा कि गुजरात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट वाज डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो गई थी। तो अब भारत सरकार फ्रेश इलेक्शन करवा ही नहीं रही थी, उन्हें पता था कि अगर करवा देंगे तो ये तो जीत जाएंगे। और ऑफ कोर्स स्टेट जो इलेक्शन कमीशन था वो ये कह रहा था कि भाई अभी ऐसे हालात नहीं है कि इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाए। तो 6 अप्रैल को मोरारजी देसाई फिर से हंगर स्ट्राइक पे जाके बैठ गए। मोरारजी देसाई फिर से हंगर स्ट्राइक पे जाके बैठ गए, अब क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने इनकी बात मान ली और ये कहा कि ठीक है 10 जून 1975 को गुजरात विधानसभा इलेक्शंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सेटल डाउन हो गई, लेकिन ये अभी भी अड़े हुए थे, जेपी अभी भी अड़े हुए थे, इनफैक्ट ये भी अड़े हुए थे, ये अभी माने नहीं थे। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आया द वेरी ब्लैक डे इन द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी, 12 जून 1975। 12 जून 1975 इंदिरा गांधी की लाइफ के लिए सबसे भयानक दिन है। क्यों? क्योंकि 3 बहुत बड़ी चीजें हो गई इस दिन। पहली चीज, सुबह सुबह इनको यह खबर मिली कि डीपी धर नहीं रहे। हु वाज ही? डीपी धर कौन थे? देखो, इंदिरा गांधी के पास 5 लोग ऐसे थे जिनकी वो बात सबसे ज्यादा सुनती थी। बेसिकली उनके, आप ये कैसे हो, एडवाइजरी काउंसिल टाइप, पीएमओ में 5 ऑफिसर्स थे, उनमें से एक डीपी धर थे, एक पीएन धर थे, ठीक है, एक आरएन काओ थे, ठीक है, एक हक्सर थे, पीएन हक्सर, ठीक है, वन नेम आई एम फॉरगेटिंग, एक नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो 4 लोग थे, एक और थे 5। तो डीपी धर की मृत्यु हो गई। सुबह सुबह उनको खबर मिली 12 जून 1975 को कि डीपी धर नहीं रहे। ठीक है, चलो, मूड खराब हुआ। दूसरी खबर इनको ये मिली कि 10 जून 1975 को गुजरात विधानसभा में इलेक्शन हुए, 12 जून 1975 को उसको रिजल्ट आने थे। आउट ऑफ 167 कांग्रेस को केवल 75 सीट्स मिली, 75 सीट्स, और अपोजिशन को मिली 88-87 के आसपास। तो इनकी यहां से सरकार चली गई। दूसरी बुरी खबर मिली इंदिरा गांधी को। तीसरी और सबसे ज्यादा बुरी खबर जो मिली वो आई इलाहाबाद से। अब वापस उस केस को याद करो जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण था। इस दिन 12 जून 1975 के दिन ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया, और जजमेंट में उन्होंने बिल्कुल हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। जगमोहन लाल सिंह, बिल्कुल हिस्टोरिकल जजमेंट। उन्होंने बोला कि आउट ऑफ, तो ये 3 चीजें याद रखना, डीपी धर की डेथ, गुजरात विधानसभा में हार, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। तो जजमेंट क्या आया उसकी बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला पहली बात कि आपका इलेक्शन वॉइड है जी, आपने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया इलेक्शन लड़ने के लिए। क्यों गलत तरीके से? क्यों? क्योंकि जो 14 एलिगेशन लगे थे उसमें से 12 एलिगेशन तो खत्म कर दिए गए कि नहीं गलत है। 2 एलिगेशंस के ऊपर इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। ठीक है, शी वाज फाउंड गिल्टी ऑफ 2 एलिगेशंस। नंबर 1, उनके जो इलेक्शन एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट, आई थिंक उनका नाम कुछ कपूर करके था, मेरे को नाम याद नहीं है, जे से था, कपूर समथिंग। ठीक है, उनके जो इलेक्शन एजेंट थे, लेट्स से कपूर, सरनेम से पढ़ लेते हैं, कपूर। ठीक है, ये एक सरकारी कर्मचारी थे, बट ये इनके इलेक्शन एजेंट की तरह काम कर रहे थे, और इन्होंने, इंदिरा गांधी ने बोला कि आप रिजाइन कर दो और फिर आप मेरे इलेक्शन एजेंट बनके काम करो। तो एलिगेशन इन पे ये था कि इन्होंने इलेक्शन एजेंट की तरह काम करना शुरू करा था जी 7 जनवरी से, और इन्होंने रेजिग्नेशन अपनी पोस्ट से दिया था 13 जनवरी को। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी इंदिरा गांधी इनका इस्तेमाल कर रही थी एज एन इलेक्शन एजेंट। ठीक है, इसके लिए उनको गिल्टी पाया गया। दूसरा इनका जो एलिगेशन था जिसके लिए वो गिल्टी पाएंगी वो ये था कि इलाहाबाद में एक रैली हुई थी, इलाहाबाद में की इस रैली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का यूज किया गया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का यूज किया गया था। एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि यस, ये दोनों बातें, ये दोनों एलिगेशंस बिल्कुल ठीक है। एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि देखो जी, आपका इलेक्शन माना जाता है वॉइड। और दूसरी बात यह है कि अगले 6 साल तक आप कोई इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगले 6 साल तक यू कैन नॉट कंटेस्ट एनी इलेक्शन। और तीसरी बात कि आपके पास केवल 20 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, तो आइदर यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और यू कैन फाइल रेजिग्नेशन इन लोकसभा। तो ये जो था, ये सबसे
बड़ी बात थी अभी तक के भारत के इतिहास में कि प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था वो वॉइड डिक्लेयर हो गया था। ठीक है जी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 12 जून 1975 इज हाउ मच पेनफुल फॉर इंदिरा गांधी। नाउ अब क्या हुआ, 12 जून को ये जजमेंट आ गया। ठीक है, 20 जून को इंदिरा गांधी ने एक रैली की। 20 जून को इंदिरा गांधी ने एक रैली की और ये बताया लोगों के सामने जाके कि देखो ये षड्यंत्र हो रहा है मेरे खिलाफ, ये वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी। उसके बाद 22 जून को दिल्ली में जेपी का एक बहुत बड़ा रैली होने वाला था, बट जेपी पहुंच नहीं पाए बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पटना से उनका फ्लाइट उड़ा ही नहीं। बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि क्यों नहीं उड़ा। तो 22 जून को कोई बात नहीं, मोरारजी देसाई ने एक रैली करी और उसमें फिर सरकार को धमकी दी कि ये सरकार करप्ट है और इंदिरा गांधी को अपना रेजिग्नेशन लिखना चाहिए, ये वो सारी चीजें। बिकॉज अब तो इनके पास मौका मिल गया भाई, अब तो अपोजिशन के पास मौका आ गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि तुम्हारा इलेक्शन वॉइड है, तुम्हें रेजिग्नेशन लिखना है, तो अब तो इनके पास मौका आ गया था। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में एब्सोल्यूट स्टे की एप्लीकेशन फाइल की गई। एब्सोल्यूट स्टे एप्लीकेशन फाइल हुई। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टे एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगी तब तक के लिए जो भी डिसीजन है इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। बट अगले ही दिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि नहीं, एब्सोल्यूट स्टे एप्लीकेशन स्टे जो है आपको नहीं मिलेगी, यू विल हैव पार्शियल एप्लीकेशन पार्शियल स्टे, सॉरी, यू विल हैव पार्शियल स्टे अंडर विच आपको पार्शियल स्टे मिलेगा, जिसके तहत दो बातें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर, आप सॉरी यू विल रिमेन प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बट दूसरी चीज ये कि लोकसभा में के आप मेंबर नहीं रहेंगे एंड ना ही आप लोकसभा में जाके वोट करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोकसभा का कोई मेंबर नहीं है या राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है एंड दैट पर्सन इज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बहुत चीजें हमारे देश में बहुत हिस्टोरिक हुई हैं और जिसमें से ये बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। तो 24 जून को ये हुआ। अब 25 जून के दिन 25 जून के दिन जेपी की एक रैली होने वाली थी। जेपी की एक रैली होने वाली थी और इंदिरा गांधी को उनके जो खुफिया सूत्र कहते हैं, ठीक है, उससे उनको ये खबर मिली कि जेपी जो है वो इस रैली में 25 जून की रैली में कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे कि वो सेना को, जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं हमारे, उनको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार आपके साथ नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो आप इनकी बात मत सुनो। और ऐसा हुआ भी। जेपी ट्राइड टू डू दैट। जयप्रकाश नारायण ने पुलिस ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स को अपने भाषण में मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, अब इससे इंदिरा गांधी को ये लगने लगा कि भैया अगर ऐसा रहा तब तो आर्म्ड रिबेलियन हो जाएगी, अगर ये आर्मी और पुलिस हमारे खिलाफ हो गए तब तो हम क्या ही कर लेंगे। तो 25 जून को इंदिरा गांधी के घर पे संजय गांधी और उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह बैठे थे जो कि उनके खास थे। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई देखो, नेशनल इमरजेंसी हमें लगा देनी चाहिए इन दिस सिचुएशन। तो उस समय क्या था, 1971 में, क्योंकि इंडो पाक वॉर थी तो इमरजेंसी चली रही थी। तो इनके जो एडवाइजर थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने बोला नहीं मैडम, एक्सटर्नल इमरजेंसी नहीं है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये इंटरनल इमरजेंसी लगा दो। तो यस, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद के पास ये लोग गए, ही वाज द प्रेसिडेंट। फखरुद्दीन अली अहमद के पास गए और 25 जून की रात को 10 बजे जो इमरजेंसी के ऑर्डर थे उसके ऊपर साइन हुए और 26 जून 1975 को इमरजेंसी हमारे देश में इम्पोज कर दिया गया। और जब 25 जून रात को 10 बजे ये साइन हुए, रात को 3 बजे के लगभग जितने भी ये ऑपोजिशन के नेता थे उन सबको उठा के बंद कर दिया, अंडर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उठा के सबको अंदर बंद कर दिया। जेपी को भेज दिया कहीं एक जगह पे, जहाँ बोला कि चुपचाप से बैठे रहो, कुछ बकवास मत करना। मोरारजी देसाई को बंद कर दिया एक जगह पे, उनको भी बोल दिया शांति से बैठे रहो, कोई हरकत नहीं। बाकी जितने भी थे उन सबको उठा के, जो छोटे मोटे थे, लालू प्रसाद, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इनफैक्ट विजय राजे सिंधिया, इन सबको उठा के जेल में भर दिया। टोटल 40,000 लोग जेल में गए थे। ठीक है, तो सो दिस इज हाउ जो हमारी नेशनल इमरजेंसी थी 1975 की, उसकी स्टोरी थी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे गाइस। आई होप the story of emergency and all the provisions with respect to national emergency, president's rule and financial emergency is clear. I'll see you in the next session on Monday.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।